दोस्तों, स्वागत है आपका बिल्कुल ही नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल स्टडीज पेपर 4 यानी कि एथिक्स की कॉपी को हम देखने वाले हैं। किसकी? AIR 2 इस बार कौन है? अनिमेश प्रधान सर, उनकी कॉपी को हम देखने वाले हैं। किस तरीके से इन्होंने अपने एथिक्स के आंसर्स को लिखा था, हम देखेंगे किस तरीके से आप इनकी कॉपी से क्या सीख सकते हैं सो दैट कि आप अपने आंसर्स को और ज़्यादा बेटर कर पाएँ। ठीक है, आप करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपको एथिक्स के पेपर के बारे में मुझे लगता है बेसिक जानकारी तो होगी, अगर नहीं है तो मैं कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। देखो, एथिक्स के पेपर में एक केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, सेक्शन बी में, एंड सेक्शन ए में नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस जो लगते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक्चुअली पेन चेंज कर लेते हैं। फॉर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू टेक प्लेस इन द कमिंग ईयर्स, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू इंटीग्रेट द ESG यानी कि इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस मैट्रिक्स विद द मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच? व्हाट बेनिफिट्स कैन बी एक्रूड बाय सच इंटीग्रेशन? ठीक है, मतलब क्वेश्चन एक्चुअली बात किसके बारे में कर रहा है? कॉर्पोरेट एथिक्स के बारे में। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंस पूछ रहा है इसका, इसको इंटीग्रेट करना मतलब ESG को। ठीक है, और मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच और बेनिफिट्स, ये मेनली इसके ओवरऑल ऊपर से इसके कीवर्ड्स हैं, इन्हीं के अराउंड इसके आंसर को लिखा जाना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में लगभग ऐसा रहता है, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें हमको कीवर्ड्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम डील करेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि ये कॉर्पोरेट एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो हमको, जैसे हम बाकी GS में आंसर्स लिखते हैं, वैसे यहाँ पर भी हमको देखो, कॉर्पोरेट एथिक्स एडवोकेट्स द ट्राई नाइटेरियन वेलफेयर model catering to effective environmental, social and governance norms fulfilling the spirits of equity and sustainability। ये एक शॉर्ट यहाँ से क्या हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन टाइप हो गया। ठीक है, मैं आपको टॉपर्स की कॉपी से इसलिए समझाता हूँ सो दैट कि आप बेटर तरीके से समझ पाएँ। एक कहते हैं ना, अगर आप टॉपर्स की कॉपी समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो मटेरियल है अकाउंटेबल है। ठीक है, आप इससे बेटर तरीके से अपने आंसर्स में अगर आप इंटीग्रेट करेंगे इन चीज़ों को, देन योर आंसर विल डेफिनेटली बी बेटर देन द प्रीवियस वन। ठीक है, इम्पोर्टेंस अगर यहाँ पे देखें, अब ये कौन सा, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग ESG मैट्रिक्स विथ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। अब ये हमने कहाँ से लिया, ये अगर हम देखें, देखो, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू इंटीग्रेट द ESG मैट्रिक्स विद द मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच? ठीक है, ये यहीं से आया है, मतलब क्वेश्चन से ही हमको मिल जाता है कि हमको अगली हेडिंग क्या बनानी है। हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती है इन चीज़ों में। ठीक है, आप अगर कुछ टॉपर्स की कॉपी से हेल्प लेंगे, कुछ आपको यूट्यूब वीडियोज़ के इसके हेल्प से, अगर आप आंसर राइटिंग में क्या है, आपको जस्ट स्टार्ट करना होता है। ठीक है, पहले, क्योंकि एक बहुत बड़ा इनर्शिया होता है टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, बिकॉज स्टार्ट करने से पहले हमको लगता है कि पहले हम अच्छे से मटेरियल पढ़ लें, बहुत सारा नॉलेज गेन कर लें, उसके बाद लिखना चालू करेंगे, नहीं तो हमें डिमोटिवेशन हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट, व्हाट यू नीड टू डू इज स्टार्ट। आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम द डे वन, बट एटलीस्ट when you done with at least 40-50% of your syllabus, then you can start answer writing। ठीक है, on those topics। अब देखें यहाँ पे, टेकिंग अ बैलेंस्ड अप्रोच इन मीटिंग द ट्रिपल बॉटम लाइन, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट, ESG के यही नॉर्म्स है। ठीक है, अगर पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट इस जगह को, इसका अगर एक इंटरसेक्शन अगर कोई है तो ESG नॉर्म्स है। ठीक है, एथिकल कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है, ethical corporate culture on the lines maxim of reciprocity, where corporates have moral obligation to return goodwill to society। अब prevail ethical standards, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होगा एक तो इससे, और क्या होगा, वर्क कल्चर अच्छा होगा, एमिकेबल वर्क कल्चर। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोर्थ पॉइंट है उसी हेडिंग का कि इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, to fulfill the demands of Paris Agreement, corporates need to environmentally ethical। ठीक है, needs to be environmentally ethical। Productivity by inclusion। अब McKinsey reports note that diversity in
ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बाय 30%। हाउ मच? 30%। अब ये कहाँ पे? सोशल केयर में, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब इन्वायरमेंटल क्या क्या वैल्यूज, देखो इन्वायरमेंटल अगर देखें इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस, कंज्यूमर डिफास्टिंग, हाई फैशन, ब्रांड फॉर ग्रीन वॉशिंग, आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको बात समझ में। अब सोशल और ऐसे ही गवर्नेंस, ठीक है, इसी तरीके से करना होता है। अब हम कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं एंड दैट विल बी ऑफ फ्रॉम विच सेक्शन, इट विल बी ऑफ केस स्टडी टाइप, ठीक है। केस स्टडी का एक क्वेश्चन अब हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई सा भी, या फिर इसमें देखिए केस स्टडीज़ में क्या होता है, आपको एक रियल टाइम सिचुएशंस टाइप में दी जाती है। कई बार आपको कहा जाता है कि इफ़ यू आर ए कमिश्नर, इफ़ यू आर, मतलब आपको कोई बोलेंगे कि आप इस पोस्ट पे हैं, आपको उस हिसाब से सोच के अपना आंसर लिखना होता है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब देखते हैं हम एक केस स्टडीज़ वाला क्वेश्चन लेते हैं इसमें, उसके बाद आपको मेरी बातें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए ये एक केस स्टडीज़ वाला क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखो, इन ए मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी किसको बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ वैसे थोड़ा सा, ये आप मुझे वैसे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें जो है पॉपुलेशन जो है बेसिक होता है, इसका बेस होता है, ठीक है। पॉपुलेशन के बेसिस पे कुछ हम इनको कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो है ये होती क्या है, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज डिसाइडेड टू अडॉप्ट फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव देयर क्राइम फाइटिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। एक्चुअली आपको सब पे अंडरलाइन नहीं करना होता है, ठीक है। मैं आपको क्योंकि बता रहा हूँ इसलिए मैं अंडरलाइन करते चल रहा हूँ। आपको केवल कीवर्ड्स पे अंडरलाइन करना होता है, सो दैट कि आपको बार बार पूरा पैसेज ना पढ़ना पड़े। They implemented a facial recognition system that integrated with existing surveillance cameras across the city, allowing real-time identification and tracking of individuals, ठीक है। The system was intended to assist in identifying known criminals, missing persons, suspects in ongoing investigations, ठीक है। Okay. अब one evening a woman reported a mugging incident, ठीक है, where the perpetrator wore a hoodie obscuring most of his face. Okay, the victim provided a vague description to the police, and based on that information the authorities decided to use facial recognition technology to locate potential suspect. The system scanned through hours of surveillance footage from various locations near the crime scene. The facial recognition algorithm generated a list of potential matches, and one individual's image stood out as a close match to the description provided by the victim. The police considered this individual a prime suspect and proceeded with his arrest. Subsequently, it was discovered that the arrested person was innocent. Further investigation revealed that the facial recognition system has misidentified the innocent individual due to the limitations of the technology and the partial descriptions provided by the victim. समझ में आया? मतलब पुलिस ने क्या हुआ, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की, लेकिन उसने क्या ठीक से काम नहीं किया, उसने गलत पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया एज विक्टिम, सॉरी एज द कन्विक्टेड, और उसको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। द पुलिस रिलीज द अरेस्टेड इंडिविजुअल, उसको अरेस्ट किया था, उसको रिलीज कर दिया। स्टिल हिज रेपुटेशन गॉट टर्निश्ड फॉर लाइफ, या बिकॉज यार उसको एक बार जेल जाना पड़ा है, लोग तो ये बोलेंगे कि जेल जाके आया तो चोरी की थी तूने। ही अलॉन्ग विथ हिज फैमिली वाज एविक्टेड फ्रॉम द करेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस। द psychological impact of the incident has been tremendous, owing to which his job is also on the line. Okay, with reference to the case study, answer the following. Okay, इसको आंसर करना है अपने को। What are the issues involved in this case? क्या क्या इश्यूज हैं? मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस स्कीम एक तो, ठीक है, एंड प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्ट्रेसेस ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय पुलिस फोर्सेस टू इंस्टिल कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी। अब ये क्या है, इस केस को हमने क्या लिया, रेफरेंस केस माना यहाँ पे, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर अगर देखें तो इशूज़ इन्वॉल्व कौन कौन से, एक तो ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, वेयर इंस्पायर्ड ऑफ लॉस, रॉबिंग एंड मगिंग
आर प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इनएडिक्वेसी ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्राइम प्रोफाइलिंग, इनोसेंट गेटिंग पनिश्ड, जो इनोसेंट था भाई उसी को सज़ा मिल रही है। फॉल्ट एंड इशूज़ विद पुलिस, टू ब्लाइंडली बिलीव ऑन द एल्गोरिदम रिजल्ट्स, ठीक है, आँख बंद करके बस टेक्नोलॉजी पे विश्वास करके उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया, टू द ऑफ द फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी विदाउट देयर ओन ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। Prejudice in society as seen in neighbors of the false accused who held grudges in spite of the accused be accurate and with no punishment, ठीक है। अब larger responsibility of lawmakers, यहाँ पर 6th पॉइंट लिखा है, इस तरीके से ही आंसर लिखे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, ये सारे स्टेक होल्डर्स लिखने होते हैं एथिक्स के इसमें केस स्टडीज़ में। क्वेश्चन नंबर 2 था ये एक्चुअली इसका कि कौन कौन से इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। ये रहा, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ एडॉप्टिंग सच टेक्नोलॉजीज, क्या क्या मेजर्स इसमें क्या क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।